नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया और हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों पर कब्जा जमाकर कांग्रेस को चित कर दिया। लेकिन लोकसभा चुनावों में अब बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ फोकस दक्षिण भारत ही है। उत्तर भारत में बीजेपी के लिए सीटें पूरी तरह से पैक हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी की हालत बेहद ही कमजोर है और दक्षिण भारत के उसी खाली स्थान को भरने के लिए बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े नाम और चेहरे प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली है और दक्षिण के राज्यों की पार्टियां भी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने में जुट गई हैं। मुफ्त इलाज मिलता रहेगा क्योंकि आपके पास है मोदी उड़े गारंटी। इंडी अलायंस को केरला में भी बीजेपी ही हराएगी। दक्षिण पर बीजेपी का फोकस, 24 के लिए एनडीए चौकस। इंडिया में टूट का होगा लाभ, साउथ में विपक्ष होगा साफ। अब की बार 400 पार का नारा, दिल्ली के लिए दक्षिण सहारा। हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा और ये मोदी की गारंटी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत का किला फतेह करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली। दिल्ली की जंग में दक्षिण भारत की 131 सीटों का अहम रोल होगा और दक्षिण भारत में बीजेपी के मुकाबले इंडिया गठबंधन कहीं ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन साउथ शुरू कर दिया। संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 से पार सीट पाने का ऐलान कर दिया है और इंडिया गठबंधन में मचे घमासान को देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए 2024 की राह ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि वोटों के समीकरण और सीटों के समीकरण के लिहाज से दक्षिण भारत एक ऐसा सवाल है जो बीजेपी के लिए अभी भी मुश्किल खड़ा कर रहा है और बीजेपी इसका हल ढूंढ रही है। और ये भी सच है कि इस बार यानी तीसरी बार दिल्ली की कुर्सी का रास्ता दक्षिण भारत होकर ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मिशन साउथ की तैयारियां दिल्ली में भी नजर आने लगी और दक्षिण भारत के नेताओं में एक होड़ सी लग गई है इस बात को साबित करने की कि कौन बीजेपी के सबसे करीब है। इसका ताजा उदाहरण शुक्रवार को देखने को मिला जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दिल्ली पहुंचे। सीएम रेड्डी संसद भवन पहुंचे हैं। यहां रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से यह मीटिंग कई मायनों में खास है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री के साथ मुलाकात में लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए दक्षिण भारत काफी अहम है क्योंकि यहां बीजेपी का जनाधार कम है। जगन मोहन रेड्डी पहले भी आर्टिकल 370 और 3 तलाक जैसे तमाम मुद्दों पर संसद में मोदी सरकार का साथ दे चुके हैं। तो वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी जगन मोहन रेड्डी ने शिरकत की थी। साथ ही जगन मोहन ने ट्वीट कर अन्य विपक्षी दलों से भी संसद के उद्घाटन का बहिष्कार नहीं करने के लिए कहा था। ऐसे में इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बुधवार को देर रात टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जाहिर तौर पर टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने और दिखाने की होड़ सी नजर आ रही। पिछले साल भी नायडू की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। तब इस बात की अटकलें थी कि नायडू वापस एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और विरोधी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी एक दूसरे के धुर विरोधी हैं।
ऐसे में दोनों का एक के बाद एक बीजेपी से मिलना बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने के नए मौके लेकर आ सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती नजर आ रही। इस बात की तस्दीक उस वक्त और मजबूत हुई जब सोमवार को तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तमिलनाडु के तमाम नेताओं ने सोमवार को दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल हुए ज्यादातर नेता AIADMK के थे। उत्तर भारत, खासतौर से जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में जब बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर भारत की थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रणनीति के तहत दक्षिण भारत में भी पैर पसारने की कोशिश की है। भाजपा के नेताओं की सक्रियता वहां बढ़ी है। बीजेपी लगातार दक्षिण में पार्टी के विस्तार की कोशिश में जुटी हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया था। आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 के मुकाबले साल 2019 में बीजेपी की कुछ लोकसभा सीटों पर पकड़ केरल में बेहतर हुई है। हालांकि केरल में पार्टी अभी तक एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई है। हालांकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए राहत भरे थे, जहां पर पार्टी की सीटों की संख्या 2023 में 1 से बढ़कर 8 तक पहुंच गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से इतना काफी नहीं है। 2024 को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए दक्षिण भारत खासा अहम है। इसके पीछे वजह है कि उत्तर भारत में लोकसभा की सीटों के लिहाज से बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। उत्तर भारत में बीजेपी के पास अब लोकसभा की सीटें और बढ़ाने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहां बीजेपी सैचुरेशन के स्तर पर है। बीजेपी को यह एहसास है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के चलते तेलंगाना में बीजेपी को नुकसान हुआ है। दक्षिण भारत बीजेपी के लिए बंजर भूमि में कमल खिलाने के बराबर है, क्योंकि दक्षिण के अधिकतर राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं। दरअसल दक्षिण भारत में 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप हैं। इन राज्यों में लोकसभा की 131 सीटें और फिलहाल 131 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 30 सीटें ही हैं और कांग्रेस के पास 27 हैं। यहाँ क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है और उन्होंने 74 सीटों पर कब्जा जमाए रखा है। बीजेपी का फोकस उन 84 सीटों पर है जो बीजेपी कभी नहीं जीती। इन सीटों का क्लस्टर बनाकर इनकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु को लेकर लगातार बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और अमित शाह बैठकें कर रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी का वोट प्रतिशत 7% से बढ़कर 14% हो गया। दक्षिण के 5 राज्यों में कहीं पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है, ना ही इन 5 राज्यों में कहीं पर भी बीजेपी सत्ताधारी दल के साथ गठबंधन में शामिल है। ऐसे में ये 5 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 राज्य हैं न तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, ना ही NDA में शामिल हैं और इन 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लोकसभा की 131 सीटें बनती है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन की नजर इस बार दक्षिण पर है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती है तो जाहिर सी बात है कि यह काम खाली उत्तर भारत से नहीं हो सकता। बेशक उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है इंडिया गठबंधन के मुकाबले, लेकिन दक्षिण के राज्यों में अगर आप जाएं तो आज भी इंडिया गठबंधन के जो एलाइज हैं वो वहां ज्यादा मायने रखते हैं। सत्ता की हैट्रिक बनाने के लिए पीएम मोदी ने नए साल की शुरुआत दक्षिण भारत के राज्यों से की। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने गारंटियों का दम भरा था, तो पीएम मोदी ने दक्षिण के राज्यों में मोदी की गारंटियों का बिगुल फूंक दिया। अपने दक्षिण के दौरे में पीएम मोदी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने तीनों जगहों पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में 1,150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने केरल में रोड शो के जरिए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर करारा हमला किया।
उससे पहले पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे थे। तिरुचिरापल्ली के भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में पीएम मुख्य अतिथि थे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। पीएम ने यहां कहा कि बड़े निवेशक देश में निवेश कर रहे हैं और तमिलनाडु और देश के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परिविरासत का प्रतिबिंब है। तमिलनाडु के पास तमिल भाषा और ज्ञान का प्राचीन खजाना है। मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो। पिछले 10 वर्षों में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश किया है। रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों के घर हो या अस्पताल, आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में निवेश कर रहे हैं और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है। अपने दक्षिण दौरे में पीएम ने छोटे से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को भी साधने की बड़ी कोशिश की। पीएम मोदी ने यहां केंद्र शासित प्रदेश में 1,150 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के कदमत में कम तापमान वाले थर्मल डीसैलिनेशन संयंत्र का उद्घाटन किया। पीएम ने अगाती और मिनिकॉय द्वीपों पर सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम मोदी ने कावारत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र और लक्षद्वीप में पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना की भी शुरुआत की। उन्होंने कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के नवीनीकरण की नींव रखी और 5 द्वीपों एनरोथ, चतलाट, कदमत, अगाती और मिनिकॉय में 5 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि ये द्वीप समूह भले ही छोटा है, लेकिन इसका दिल बड़ा है। आजादी के लंबे समय तक लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। भले ही शिपिंग यहां की लाइफलाइन रही हो, लेकिन यहां पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर ही रहा। इन सब चुनौतियों को अब हमारी सरकार दूर कर रही है। लक्षद्वीप की पहली पोल बल्क स्टोरेज फैसिलिटी कवरत्ती और मिनिकॉय आइलैंड में बनाई गई है। अब यहां अनेक सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। हमारे मछुआरे साथियों के लिए हमने यहां आधुनिक सुविधाएं बनाई है। अब अगत्ती में एयरपोर्ट के साथ साथ आइस प्लांट भी है। अब तो यहां से टूना फिश भी एक्सपोर्ट होने लगी है। इसलिए लक्षद्वीप के मछुआरे साथियों की आय भी बढ़ने का मार्ग बना है। अगत्ती सहित पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। तमिलनाडु राज्य के दौरे के बाद पीएम मोदी केरल के त्रिशूर भी पहुंचे थे।
पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर में रोड शो किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बीजेपी के महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए केरल की बेटियों की आजादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में भूमिका की तारीफ की। केरला की बेटियां ने भारत की आजादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एवी कट्टीमालु अम्मा, अकम्मा चेरियन, रोसम्मा पनूस जैसी वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। आदिवासी कलाकार नांजी अम्मा ने को उनकी अद्भुत कला के लिए नेशनल अवार्ड देना, इसका सौभाग्य भी हमें मिला। पीटी उषा जी हो, अंजू बॉबी जॉर्ज हो, ये पूरे देश की बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। केरल दौरे में पीएम मोदी ने अपनी गारंटी का भी जिक्र किया। साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट के साथ साथ केरल की सभी पुरानी सरकारों पर जमकर हमला किया। पीएम ने महिला और मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की कोशिश की, तो साथ ही गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को सर्वोपरि जातियां बताते हुए विपक्ष के जातीय जनगणना मुद्दे पर भी बड़ा हमला किया। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। आपको याद होगा, जब तक देश में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें थी, तब तक मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक से परेशान थी। मोदी ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। इसलिए बीजेपी सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ इन 4 जातियों को सबसे ज्यादा मिला है। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया। ये क्यों हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने 12 करोड़ परिवार की बहनों के लिए टॉयलेट बनवाया। ये कैसे बने? मोदी युडे गारंटी। आपको 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता रहेगा, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। आपको सस्ती रसोई गैस मिलती रहेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। पीएम आवास योजना के घर आपके नाम रजिस्टर होते रहेंगे, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। दक्षिण भारत को साधने के लिए बीजेपी ने हिंदुत्व और मंदिर कार्ड का भी इस्तेमाल किया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लेपाक्षी पहुंचकर 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में बैठकर पीएम मोदी ने राम भजन भी किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में
इंडिया गठबंधन को कमज़ोर किया है। हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो इसका सबूत है। भारतीय जनता पार्टी की इस स्ट्रेटजी से इंडिया गठबंधन में खलबली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर इंडिया गठबंधन से जुड़े कई प्रमुख क्षेत्रीय क्षत्रप अगर डगमगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत में भी इसकी गूंज उठेगी। भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत में कमाल दिखाने का इरादा है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 5 दक्षिणी राज्यों के कम से कम 40 से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, यानी 29 से आगे बढ़कर 40-50 सीटें। बीजेपी ने 130 सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी की रैली कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कराने की तैयारी की है और इसकी शुरुआत नए साल के साथ हो चुकी। मोदी लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। और अब जिस तरह दक्षिण राज्यों की पार्टियां एनडीए की करीबी बनती दिख रही हैं, उसने लोकसभा चुनाव के समीकरणों पर राजनीतिक विशेषज्ञों की नजरें टिका दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।